और अब वो सेशन जिसका इंतजार सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं कर रहा, पूरा देश कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से सीधा इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं और राइजिंग मध्य प्रदेश के इस मंच पर शिवराज सिंह चौहान जी का जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करिए। और क्योंकि यह आजादी का अमृत काल है, आजादी का अमृत काल है, इसीलिए यह संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। हम देश के दिल में हैं। जोरदार तालियां मध्य प्रदेश के लिए भी, क्योंकि यह देश का दिल है। शिवराज जी, इस संवाद को शुरू करें उससे पहले, क्योंकि आजादी का यह अमृत काल है, इस हॉल में हर एक व्यक्ति से मेरा निवेदन है वो वंदे मातरम के उद्घोष के साथ इस सेशन की शुरुआत करें, क्योंकि तिरंगा हमेशा हमारा ऊंचा रहता है और वो आज भी यहां पर इस मंच पे भी ऊंचा ही है। तो वंदे मातरम के उद्घोष के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। शिवराज जी, आजादी के इस अमृत काल के अंदर आज हम आपके साथ संवाद कर रहे हैं, तो पहला प्रश्न मन में यह आता है, सियासत की बात तो बहुत होती है, सियासत की बात तो बहुत होती है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम देश की बात भी करें, वक्त आ गया है कि हम प्रदेश की बात भी करें। तो क्या माना जाए शिवराज जी, आपकी ये चौथी टर्म है, चौथी टर्म को कोई सामान्य बात नहीं होती किसी मुख्यमंत्री को मिलना। क्या माना जाए कि इस दौर में जब देश के अंदर हम देख रहे हैं राजनीति का रंग कभी कभार बदलता है, उस दौर के अंदर आपका रंग भी थोड़ा बदल गया है, यानी आपके तेवर भी थोड़ा बदल गए इस पहले तो मैं आजादी के अमृत महोत्सव की बात करूं। कल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारा देश इकट्ठा था दिल्ली में और हम सब ने मिलजुल के आजादी के अमृत महोत्सव का आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनाई है। देखिए, नेता आते और जाते हैं जी, लेकिन देश सदैव रहने वाला है। और इसलिए इस बार जो अभियान, मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहूंगा, हर घर तिरंगा अभियान प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। हम सब भी अपने घर पर 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच अपना प्रिय राष्ट्र ध्वज, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, ये उद्घोष करते हुए तिरंगा जरूर फहराएं। और आजादी के इस अमृत काल में हम ये संकल्प करें कि हम, हमारी समस्याएं, हमारा कैरियर, हम हमारे लिए तो हैं ही, लेकिन हमारा देश भी है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीता तो वास्तव में वो है जो देश के लिए भी जीता है, समाज के लिए भी जीता है। हम अपने देश के लिए, समाज के लिए जीने का भी संकल्प लें। चलिए, देश की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस सेशन का हमने नाम दिया है मामा मुख्यमंत्री हैं हमारे। तो ऐसी क्या बात है जो आपको पब्लिक के साथ कनेक्ट करती है? वो कनेक्शन क्या है? देखिए, रिश्ता तो दिलों का होता है। बनावटी चीजें ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। अगर हमने सरकार चलाई है तो पूरे मध्य प्रदेश को एक परिवार मान के सरकार चलाई है। मैं बहुत पहले से यह कहता रहा हूं, मध्य प्रदेश हमारा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। जब मैं ये कहता हूं तो अंतरात्मा से कहता हूं, और जो बात दिल से निकलती है वो दूसरे दिल तक पहुंचती है, गहरे तक जाती है। हमने कई तरह की योजनाएं पूरी संवेदना के साथ बनाई। देखिए, बचपन में मैंने गांव में बेटा और बेटियों में भेद होते हुए देखा था। मां भी कई बार भेद करती थी। बेटा होता था तो खुशियां मनाई जाती थी, और बेटी अगर जन्म ले ले तो कई बार मां का चेहरा भी उतर जाता था। तब मेरे मन में, बाल मन में एक सवाल उठता था कि ऐसा क्यों? एक मां की कोख से बेटा ने भी जन्म लिया, बेटी ने भी जन्म लिया, बेटी के साथ भेदभाव क्यों? अक्सर मैं देखता था। मैं गांव की बात कर रहा हूं और आज से 50-55 साल पहले की बात कर रहा हूं।
पति पत्नी में अगर लड़ाई हो जाए जी, तो पति का अधिकार माना जाता था कि वो जब चाहे लाठी उठाए और पत्नी को पीट दे, और अगर कोई बचाने आए तो पत्नी भी ये कह देती थी मेरा आदमी मारे चाहे पीटे, तुम्हें क्या लेना देना। तब मन में ये हूक उठती थी कि स्त्री और पुरुष के बीच ये भेदभाव क्यों, और तब मन में ये विचार आया कि नहीं, बेटियों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। मैं बात की बहुत लंबाई में नहीं जाऊंगा, लेकिन तब से मेरे मन में ये तड़प थी। आपकी योजना लाडली लक्ष्मी योजना तब से मैं वही बता रहा हूं, तब से तड़प थी मेरे मन में कि बेटा और बेटी दोनों बराबर माने जाएं। वो दिन कब आएगा? और जब एक सामाजिक कार्यक्रम में मैं बोल रहा था बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है, तो एक बूढ़ी अम्मा उठ के खड़ी हो गई कि बड़ी बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो, बेटी आ गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? आ गया भाषण देने। तब मुझे समझ में आया कि भाषण से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा जी। और इसलिए जब मैं विधायक बना तो सबसे पहले मैंने तय किया, आलोक जी, कमल जी सब जानते हैं, मेरे बहुत पुराने साथी हैं, सबसे पहले तय किया कि अपने मित्रों के साथ गरीब बेटियों की विवाह का कार्यक्रम करूंगा। तो हम करते थे विधायक रहते हुए, सांसद रहते हुए, लेकिन जिस दिन मुख्यमंत्री मैं बना, पहली जो 2 योजनाएं मैंने बनाई, एक योजना बनाई लाडली लक्ष्मी, जिसमें तय किया कि बेटी मध्य प्रदेश में अगर पैदा होगी तो लखपति होगी, और बेटी के नाम से बचत पत्र खरीद के बेटी के माता पिता के अकाउंट में पैसे डाल दिए। उसको शिक्षा से भी जोड़ा, 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 11वीं 12वीं में 6-6 हजार रुपया महीना, और जब 21 साल की हो जाए तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाए। इस योजना को नाम दिया लाडली लक्ष्मी। और फिर मैंने तय किया कि मास मैरिज होगी, जो बेटियां, जो माता पिता अपनी बेटी की शादी सरकार की तरफ से चाहेंगे, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत उनका विवाह किया जाएगा। अब जो मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां थी, मैं भाव विभोर हो जाता हूं, जिन बेटियों को मैंने गोद में खिलाया जी, 1 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की, आज मेरी वो बेटियां कॉलेज में पढ़ने जा रही है। और सबसे पहले उन बेटियों ने मुझे मामा कह के पुकारा, वहां से मामा शब्द प्रारंभ हुआ। फिर हमने बेटियों को अनेकों प्रकार की सुविधाएं। लेकिन ये मामा जो है ये विपक्ष को तो नहीं भाते। वो कहते हैं कि शिवराज जी का इस टर्म में अंदाज बदला हुआ है। अब वो तो ये भी कहते हैं, कांग्रेस के नेता कहते हैं आप एक्टर बहुत अच्छे हैं। अगर एक्टिंग से लाडली लक्ष्मी योजना बन जाए, एक्टिंग से किसान को 0% ब्याज पे कर्जा मिल जाए, एक्टिंग से अगर बच्चों को निःशुल्क किताबें और यूनिफॉर्म मिल जाए, एक्टिंग से अगर मेधावी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए जिंदगी भर पढ़ाई के दौरान स्कॉलरशिप मिल जाए, एक्टिंग से अगर हम सिंचाई का रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर से 44 लाख हेक्टेयर तक ले जाएं, एक्टिंग से अगर मध्य प्रदेश की विकास दर आज 19.74% है, जो देश में सर्वाधिक है, वो हो जाए, एक्टिंग से मध्य प्रदेश जहां गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढा थी, वो सारी सड़कें 3 लाख किलोमीटर की शानदार बन जाए, एक्टिंग से दिग्गी राज का डिब्बी बुझ के और शानदार बिजली जनता को मिलने लग जाए, एक्टिंग से अगर सोलर पावर प्लांट लगने लगे, एक्टिंग से अगर स्टार्टअप के नाम पर नौजवान इनोवेशन करना शुरू कर दें, एक्टिंग के नाम पर अगर आईटी कंपनीज आने लगे, एक्टिंग के नाम पर एमएसएमई जैसे छोटे छोटे उद्योग आने लगे, अगर एक्टिंग के नाम पर स्ट्रीट वेंडर को लोन मिल जाए, उसकी आजीविका की गाड़ी चल जाए, अगर एक्टिंग का एक्टर कहते हैं, एक्टिंग से हमारी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की लाखों बहनों को रोजगार मिल जाए, अगर एक्टिंग से नौजवानों का भविष्य बेहतर हो जाए, अगर एक्टिंग से गरीबों के घर बन जाए, उनको राशन फ्री मिल जाए, हर घर में पीने का पानी पहुंच जाए, एक्टिंग से अगर हमारी बेटियों का जीवन और भविष्य बेहतर बन जाए, एक्टिंग से जो एक्टिंग कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमने तय किया था कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4000 रुपया और जन्म देने के बाद 12000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि पोषण आहार भी मिल जाए और घर रह के बहन आराम भी कर ले और लड्डू भी खा ले। ये एक्टर कहने वालों ने तो गरीब बहनों के हाथ से 18-15 महीने की सरकार में लड्डू तक छीन लिए थे। वो एक्टर कहते हैं, कहते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, अगर एक्टिंग करके जनता की जिंदगी बदल रही है तो अच्छा है, हम एक्टर हैं। शिवराज जी, आपका एक अंदाज है,
लेकिन इस बार इस दौर में देश की राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में मध्य प्रदेश में टाइगर पर भी बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है। कमलनाथ जी कहते हैं कि मैं हूं टाइगर, और ये टाइगर वाली पॉलिटिक्स को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? टाइगर अभी जवान है। देखिए, टाइगर का मतलब क्या होता है? केवल टाइगर कहने से काम नहीं चलता। अगर आप साहस के साथ मजबूत कदम उठाएं, अगर आप अत्याचार अन्याय को पनपने ना दें, आप अन्याय करने वालों को कुचल दें, दबंगों को दबा दें, जी, गड़बड़ करने वालों पर बुलडोजर चला दें, तो उसकी तुलना की जा सकती है कि वो टाइगर है। टाइगर एक तुलना करते हैं हम लोग, एक उपमा देते हैं। लेकिन देखिए, क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा, महाराष्ट्र में भी एक सरकार बदल गई, मध्य प्रदेश में तो बदली ही थी। विपक्ष का एक आरोप है और कांग्रेस का एक आरोप है कि ये ईडी के सहारे पूरी सत्ता चलाई जा रही है। जो कोई आवाज उठाता है उस पर ईडी की कार्रवाई हो जाती है। अभी तो कुछ दिनों पहले हमने देखा, काले कपड़े डालकर भी विरोध प्रदर्शन हुआ कांग्रेस द्वारा। काले काम करने वाले काले कपड़े पहने तो आश्चर्य क्या है? अब क्या यह सच नहीं है कि नेतागण फरारी में, नेतागण जमानत पर हैं सारे के सारे? क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। भोपाल में नेशनल हेराल्ड को जमीन आवंटित की, लीज पे जमीन दी। जमीन इसलिए दी थी कि वहां प्रेस कॉम्प्लेक्स होगा। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा जी, मैं भोपाल की बात पूछ रहा हूं। कमलनाथ बताएं और दिग्विजय सिंह बताएं, उनके नेता बताएं, राहुल गांधी बताएं, सोनिया गांधी बताएं। प्रेस कॉम्प्लेक्स में तुमने प्रेस कॉम्प्लेक्स के लिए जमीन ली, अखबार चलाने के लिए जमीन ली, और उस जमीन को तुमने बेच क्यों दिया? लीज की शर्तों में जमीन बेची नहीं जा सकती थी। राहुल गांधी ने वो जमीन भी बेच खाई। जी, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, वो पैसा कहां चला गया? राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी डरते हैं इसलिए ईडी को आगे करते हैं। कानून अपना काम करता है। जो एजेंसीज हैं वो अपनी ड्यूटी का निर्वाह करती है। यह जरूर सच है कि गड़बड़ करने वाला कोई बचे ना। अब अगर ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है तो डर काहेगा? परेशानी किस बात की? डर तो आप कह रहे डर काहेगा, परेशानी का कि 55 घंटे की पूछताछ हो रही है उनसे। 55 घंटे की पूछताछ हो रही है राहुल गांधी से। अरे पूछताछ नहीं होगी तो क्या करेंगे? कोई आरती उतारेंगे? और वो काले ईडी के कार्यालय में जाओगे तो पूछताछ के लिए तो बुलाएंगे, काय के लिए बुलाएंगे? और वो काले जवाब दो। और वो काले कपड़े डालकर आते हैं तो बीजेपी कह देती है कि देखिए राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं क्योंकि 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, इसलिए काले कपड़े डाल के घूम रहे। सवाल तो साफ उठ रहा है कि 5 तारीख ही क्यों चुनी, जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास हुआ। वो कह रहे हैं महंगाई के खिलाफ हमने काले कपड़े डाले थे, महंगाई के खिलाफ हमने काले कपड़े डाले थे। अब देखिए, कभी वो ईडी के बहाने प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, कभी महंगाई को प्रदर्शन का नाम देते हैं। सच बात यह है कि कांग्रेस रिटायर पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी फायर पार्टी है। दोनों में कोई मुकाबला कांग्रेस को रिटायर ही कर दिया आपने। रिटायर ही तो हो रहे हैं, बचा क्या है? अब आप बताइए। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा। वो उम्मीदवार घोषित करते हैं उपराष्ट्रपति का, और विपक्ष के वोट ही पूरे नहीं मिलते। उनके वोट विधायक जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के राष्ट्रपति के उम्मीदवार से इतने प्रभावित होते हैं कि अंतर आत्मा की आवाज पे यहां के 19 विधायक। ये कैसे हो गया? 19 विधायक क्रॉस वोट कर गए। अब मतलब शिवराज चौहान जी, मतलब कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट न डालें और वो एनडीए के कैंडिडेट, बीजेपी के कैंडिडेट को वोट डाल दें, ये कैसे हो गया? ये अंतरात्मा की आवाज थी या कोई और आवाज थी? ये अंतरात्मा की आवाज थी। इंदिरा जी ने भी कभी कहा था कि अंतरात्मा की आवाज पे वोट दो, उन्हें सुन लिया और अंतरात्मा की आवाज पे वोट दे दिया। और ये नगर निकाय चुनावों में भी अंतरात्मा की आवाज आई जिसमें आप लोगों का अच्छा प्रदर्शन रहा। काय में? अभी जो हाल ही में चुनाव हुए, नगर निकाय चुनाव, देखिए वो तो हारने के बाद फिर कहते हैं अब की बार देख लेंगे। देखिए, हमने अगर सरकार बनाई तो सरकार बनाने के बाद उपचुनाव हुए, बाय इलेक्शन हुए। अब आप पता कर लें बाय इलेक्शन के रिजल्ट। सांची में हम 64,000 से जीते,
कहीं 57,000 से जीते, कहीं 53,000 से जीते। उन सीटों पर हम जीते जहां कांग्रेस के विधायक चुने गए थे 2018 में, हजारों हजार वोटों से जीते। और वो अगर कहें कि इसके बाद भी अगली बार हम देख लेंगे और इनने तो गड़बड़ कर दी, फिर हारते हैं, फिर कहते हैं कि अगली बार देख लो, और जीतने के बाद हम मिठाई बांटते हैं तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कमलनाथ जी हमारे मंच पे बोल के गए, उन्होंने बोला कि बीजेपी वालों के साथ समस्या यह है कि बच्चा किसी और के यहां पैदा होता है, मिठाई ये लोग बांट देते हैं। तू ना इधर उधर की बात कर, ये बता के कारवां क्यों लूटा, बस सीधे सीधे बताओ कि हारे क्यों, बच्चा कहां पैदा हुआ और मिठाई कहां बटी, इससे इसका क्या संबंध है, कोई बताए। लेकिन एक सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी का प्रदर्शन उन इलाकों में, खासतौर पर मुरैना में, ग्वालियर में उतना बेहतर नहीं रहा जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर का इलाका माना जाता है। उसके पीछे क्या कारण रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई इलाका किसी का नहीं है, कार्यकर्ताओं की और संगठन की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और हम सब मिलकर साथ काम करते हैं, चाहे तोमर जी हों, चाहे ज्योतिरादित्य जी हों, चाहे विष्णुदत्त जी हमारे अध्यक्ष हों, चाहे कैलाश जी हों, चाहे शिवराज जी हों, हम सब मिलजुल के काम करते हैं, सामूहिक लीडरशिप होती है। ओवरऑल लेकिन चुनाव को देखा जाना चाहिए। ओवरऑल अगर आप चुनाव देखेंगे तो आप ये पाएंगे, आप बताइए 23,000 पंचायतों में से 20,863 में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत गई। हम पंचायत जीते, हम जिला पंचायत जीते, 51 में चुनाव हुए, 41 हम जीते, 8 कांग्रेस जीते, जनपद हम जीते, नगर पंचायत हम जीत रहे, नगर पालिका हम जीत रहे, नगर निगम में भी जहां मेयर हार गए वहां हमारे पार्षद ज्यादा चुने गए, मतलब कमल के फूल की बटन वहां भी दबी है और नगर निगम के अध्यक्ष हमारे बन रहे। अब ये लोकतंत्र है तो भाई इक्का दुक्का जगह तो हारेंगे ही, हारना भी चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल आपने बोला लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन क्या एक जो कांग्रेस को एक खुशी लग रही है कि ग्वालियर में हारना, मुरैना में हारना, कहीं कांग्रेस का कमबैक ना मिल जाए, क्योंकि हमने देखा था 2017 का चुनाव के अंदर बहुत कांटे की टक्कर थी और बीजेपी बहुत हल्का पीछे रह गई थी। इसलिए 2023 के चुनाव में क्या आपको लगता है कि अगर कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है तो ये चिंता की बात होगी बीजेपी के लिए? ना अगर है ना मगर है, परिणाम तय है। जनता और जनता देश की पूरी तरह से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। केंद्र सरकार की योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रदेश सरकार की योजनाएं, हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता और जनता का आशीर्वाद, यह शानदार विजय फिर 2023 में भारतीय जनता पार्टी को दिलाएगा। क्योंकि आपके कार्य की बात हो रही है तो इन दिनों आप नाम भी बड़े बदल रहे हैं। आप जैसे पताल पानी का नाम टंटाया भील हो गया है, होशंगाबाद हो गया है, नर्मदापुरम, हबीबगंज स्टेशन हो गया है, रानी कमलापति स्टेशन, मिंटो हॉल हो गया है, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। ये क्यों, किसके पीछे कारण क्या है? रानी कमलापति भोपाल की अंतिम शासिका थी। धोखे से उनके सेनापतियों को बुला के हलाली डैम जहां कहा जाता है वहां बुलाया गया था दावत के लिए, और रात में जब वो सो रहे थे तो तंबुओं में आग लगा दी गई, और जब वो बाहर निकले तो काट डाला गया। और इसके बाद रानी कमलापति को जब ये लगा कि अब मेरी सेना जीत नहीं पाएगी, लाल घाटी, लाल इसलिए कहते कि वहां युद्ध हुआ था और लाल हो गई थी खून से, वो उनके बेटे भी वहां नवल शाह शहीद हुए थे। और उसके बाद जब नवल शाह शहीद हो गए और उनके सैनिकों ने धुआं करके यह संकेत दिया कि हम पराजित हो रहे हैं, तो भोपाल के छोटे तालाब में उन्होंने जल समाधि ली थी। अंतिम गौंड शासिका भोपाल की, अगर उनके नाम पे हम हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति करते हैं तो ये तो गर्व की बात है, लेकिन ये गौरव की बात है। कुशाभाऊ ठाकरे, मिंटो हॉल जो विधानसभा भवन था पुराना, जितने नेता बैठे उनको बनाने वाले कुशाभाऊ ठाकरे थे। अगर कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पे, अच्छा मिंटो काय को रहने दें, अरे धरती हमारी, जमीन हमारी, ईंट हमारी, गारा हमारा, चूना हमारा, मजदूर हमारे, पसीना हमारा और नाम मिंटो का। मैंने कहा नहीं होगा, कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पे मिंटो हॉल का नाम रखा जाएगा। लेकिन इसको विपक्ष हो गया, ओवैसी साहब हो गए, इसको तुष्टीकरण से जोड़ते हैं, कहते हैं कि आप तुष्टीकरण करना चाहते हैं। इसमें कहा का तुष्टीकरण है, ना तुष्टि है न करण है,
नहीं, क्योंकि अब ये तो सही काम कर रहे हैं हम, इसमें क्या। पर आप हबीबगंज का नाम बदलेंगे तो उनको लगेगा ही ना। काय के लिए लगेगा? ये हबीब क्या है भाई? रानी कमलापति को पूरी दुनिया जानती है, क्यों लगेगा? अगर नर्मदापुरम होशंगाबाद का नाम करते हैं तो नर्मदा जी हमें जल दे रही है, खेतों में सिंचाई हमारे हो रही है, पीने का पानी हमें मिल रहा है, बिजली हमें दे रही है, तो नर्मदा मैया की पूजा नहीं करेंगे तो क्या होशंग साई की पूजा करेंगे हम? एक सवाल, आपको पावर हाउस बोला जाता है, आप कहा जाता है मामा बोला जाता, पावर हाउस तो मैंने नहीं सुना कभी। नहीं, मैं इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि आपका जो रूटीन रहता है वो 18 घंटे के करीब का रहता है, 18 घंटे आप काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस कार्यकाल में आपके चैलेंजेस कुछ बढ़े? देखिए, मैं तो जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तब भी मुझे पता नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मुझे सूचना आई 11 अशोका रोड से कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया कि तुम मुख्यमंत्री बनोगे। तब तक हम सरपंच भी कभी नहीं रहे थे, हम एमएलए जरूर रहे थे, लेकिन प्रशासन नहीं चलाया था। उसी सहज भाव से आए और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, काम में लग गए और काम करते रहे। जो काम किया सामने है, और वैसे ही चौथी बार बने तो चौथी बार भी वैसे ही काम कर रहे हैं। कोई चुनौती दिखाई नहीं देती। सहज रूप से प्रदेश की जनता की सेवा करना है, मध्य प्रदेश का विकास करना है, तो अपनी संपूर्ण क्षमता से, अस्तित्व की पूरी ताकत लगा के, जितनी योग्यता है उसको झोंक के दिनों रात काम करते हैं। ना थकान आती है, ना परेशानी होती है। देखिए, दिल में जब तड़फ होती है, मैं मोदी जी को काम करते हुए देखता हूं, अद्भुत नेता है सचमुच में, भारत को भगवान का वरदान है। 24 घंटे एक ही दिन, कैसे भारत आगे बढ़े, कैसे देश आगे बढ़े, देश विश्वगुरु कैसे बने, एक ही धुन, थकने ही नहीं देती। हम मध्य प्रदेश की जनता की दिनों रात सेवा करते रहते हैं, ना थकान आती है और ना गुस्सा आता है कभी हमें। नहीं, आजकल तो गुस्सा आपको आ रहा है, आप बोल देते जमीन में भी गाड़ दूंगा मैं। और वो तो पहले भी आता था। ये पूरा यहां पे हमारे सारे साथी बैठे हैं, आपको पता नहीं है, उसकी चर्चा उतनी नहीं हुई। पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना, उसके बाद पहले कांग्रेस का शासन था, पूरे चंबल के बीड़ों में डकैतों का आतंक था। एक नहीं, कई डकैतों के सूचीबद्ध गिरोह थे जिनके ऊपर 5 लाख इनाम, 8 लाख इनाम उठाते थे, सरेआम अपहरण करते थे, फिरौती मांगते थे, खड़े खड़े गोलियों से भून देते थे लोगों को, सामूहिक नरसंहार होते थे। तब मैंने कहा था, मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और इतिहास गवाह है, सारे डाकू या तो मार दिए गए या आत्मसमर्पण कर दिया, और आज तक मध्य प्रदेश में एक भी सूचीबद्ध डकैतों का गिरोह नहीं है। ये तेवर तब से हैं। हमने तय किया, सिमी का नेटवर्क था मध्य प्रदेश में, हमने पूरी तरह से उसको नष्ट कर दिया। नक्सलियों का आतंक था एक जमाने में जब कांग्रेस की सरकार थी, मंत्री जी की गर्दन काट दी गई थी। हमने नक्सलवाद को भी सीमित कर दिया, काबू पाने का काम किया। जब जब जहां जहां गड़बड़ हुई हमने सख्त कदम उठाए। आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है हमारी सरकार। और इसलिए गड़बड़ करने वाले नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। कोई दरिंदगी करेगा, कोई दरिंदगी करेगा, मां बहन बेटी की तरफ गलत नजर से देखेगा, ऐसे दुराचारी के घर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। क्योंकि आपने जनता को सताने वाले नहीं छोड़े जाएंगे। क्योंकि आपने बुलडोजर की बात करी, पहले तो बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलता था सिर्फ, अब बुलडोजर, मामा का बुलडोजर यहां पे भी चल रहा है। वो देखिए बदल गया है, जैसे ही आपने बुलडोजर का नाम लिखिए पीछे बदल गया है। तो ये बुलडोजर मामा का जो ये नया अवतार है, इसमें ओवैसी को बहुत परेशानी है, कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी बहुत परेशानी है। वो कहते हैं कि सिर्फ एक धर्म के लोगों पे बुलडोजर क्यों चलता है, ये इसमें पक्षपात क्यों होता है? देखिए, आप ओवैसी जी को तो अपनी राजनीति करनी है, जिसने गलत किया मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे उदाहरण हैं। अगर मेरी मुस्लिम बेटी को भी शाजापुर जिले में किसी ने गलत नजर से देखा तो वो किसी भी पंथ का हो, उसके घर भी बुलडोजर चलाया गया है। हमने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन आपके मैं आपको बता रहा हूं, आपके एक मंत्री कहते हैं कि पत्थर फेंकोगे तो हम बुलडोजर चलाएंगे। अब ये तो धमकी हो जाती है एक तरह से। अब आप बताओ, रामनवमी के जुलूस पे क्या पत्थर फेंके जाएंगे? क्या आक्रमण किया जाएगा? क्या हमला किया जाएगा?
क्या रोकने की कोशिश की जाएगी? एक बात मैं साफ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का आदर करती है, सभी उपासना पद्धतियों का आदर करती है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती के मूल मंत्र को हम मानते हैं। सबको अपने अपने रास्ते चलने का अधिकार है, उस तक पहुंचने के तरीके अलग और रास्ते अलग हो सकते हैं, इससे कोई भेद नहीं है। और इसलिए जितनी योजनाएं हैं हमारी सरकार की, समाज के हर वर्ग के लिए, हर पंथ के लिए, गरीब है तो राशन में हमने नहीं देखा कि किसी की जाति क्या है और धर्म क्या है। अगर मकान देना तो हमने जाति और धर्म देख के बिल्कुल आपने नहीं देखा। अगर विवाह किए तो निकाह भी हुए हैं, लेकिन अगर कोई जहां बुलडोजर चलाया वहां पर तो एक खास वर्ग के लोग रहते थे, ओवैसी को लगा कि बिल्कुल उसी वर्ग को टारगेट किया गया। ओबीसी की बात का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है, जो तथ्य है वो सामने है। जी, क्योंकि अगला सवाल मदरसों के ऊपर है। मदरसों को लेकर सरकार बहुत सख्ती दिखा रही है, क्या विचार है आपका? सख्ती का कहीं कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो शिक्षा दी जाए वो शिक्षा आधुनिक भी हो, वैज्ञानिक भी हो, आज के लिए उपयोगी भी हो, यह आवश्यक है। क्या आपको लगता है कि बीते कुछ दिनों के अंदर राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर या फिर देश के अंदर पोलराइजेशन बढ़ी है, यानी धर्म की राजनीति बढ़ी है? मैं तो ये नहीं मानता, और इसका आरोप बीजेपी पे ही है। मुद्दों के आधार पर चुनाव होते हैं और चुनाव में मुद्दा भी एक नहीं होता, अनेकों रहते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा लड़ी तो विकास के नाम पर चुनाव लड़ी, हम अगर लड़े तो जनता के कल्याण के नाम पर चुनाव लड़े, हम अगर लड़े तो समाज के हर वर्ग के उत्थान के नाम पर चुनाव लड़े। आदिवासी समाज को लेकर आपकी काफी योजनाएं रही हैं, लेकिन इस देश ने के आजादी के अमृत काल में हम पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आजादी के इस अमृत काल के अंदर द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए, देश के लिए गर्व की बात है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत है जो लोकतंत्र की जननी है, जननी। और इस भारत में एक गरीब घर में पैदा हुई बहन अनेकों कठिनाइयों का सामना जिनने जीवन भर किया, वो राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद तक पहुंचती है। ये भारत के लोकतंत्र की खूबी है और हमें इस लोकतंत्र पर गर्व है कि हमारी एक जनजाति समाज में पैदा हुई बहन आज भारत की राष्ट्रपति बनी है। लेकिन कांग्रेस इसको पॉलिटिकली जोड़ रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अपने नफे नुकसान के लिए, क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, उस नफे नुकसान को देखते हुए ये काम कर रही है। अब कांग्रेस की नादानी को मैं क्या कहूंगा? ये अपना देश ऐसा है जिसमें हर 6 महीना में तो चुनाव होते हैं। भाई, एक चुनाव खत्म होते हैं, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। आप देख लिए पिछले दिनों जो चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद अब गुजरात की चुनाव की तैयारी शुरू हो गई, हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तैयारी हो गई। यहां तो हर 6 महीने में चुनाव होते हैं, तो हर काम जो करेंगे कोई चुनाव के नाम पर लिख देगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि चुनाव के अलावा कोई काम ही नहीं किया जाता। बीते कुछ दिनों में, बीते 15 दिन में हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष भी हैं अधीर बाबू ने एक कमेंट किया और एक बार ही नहीं, कई बार बोला उन्होंने, राष्ट्रपत्नी का जिक्र किया और उसको लेकर बीजेपी तो भी आक्रोशित हुई। हमने देखा आपको भी उसको लेकर आपके दिल में भी पीड़ा हुई। क्या कहना चाहते हैं उस विषय पर आप? देखिए, राजनीति में शालीनता कभी छोड़ना नहीं चाहिए और भारत के राष्ट्रपति पद हमारे यहां सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उस पर बैठी हुई एक बहन के बारे में अगर इस तरह की टिप्पणी की जाएगी तो वो बहन का अपमान नहीं है, सारे भारत का अपमान है, संविधान का अपमान है। कांग्रेस बौखला गई है और मैंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता। आप तो रिटायर ही कर रहे हैं कांग्रेस को। हाँ, तो अब ये रिटायरमेंट अगर रिटायर नहीं करेगी जनता तो क्या करेगी? पर आदिवासी, क्योंकि मैं अभी देख रहा था आपका कनेक्ट इतना जबरदस्त है ट्राइबल कम्युनिटी के साथ, आदिवासी समुदाय के साथ, कि जब आप आए तो आपने गले से लगा लिया एक बेटी को बाहर। एक सवाल का जवाब जरूरी है देना। क्या आपको लगता है कि आप अपने कई वर्षों के कार्यकाल में आदिवासी समाज को जो हक चाहिए था मध्य प्रदेश के अंदर वो दिलवा पाए हैं?
वर्षों से समाज, देखिए विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसमें हमने अपने पहले कार्यकाल में लाखों आदिवासी बहनों और भाइयों को वन भूमि के पट्टे देके अधिकार दिया। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने आज नहीं, पहले टर्म से ही, हमारे मंत्री साथी भी यहां बैठे हैं, पहले टर्म से ही हमने कपिल धारा के कुएं खुदवाने का काम किया। यह भारतीय जनता पार्टी है कि जिसने हमारे जनजातीय क्षेत्रों में मकान बने गरीब भाइयों और बहनों के, आदिवासियों के, वो काम किया। भारतीय जनता पार्टी है जिसने जनजातीय आदिवासी बेटा बेटियों के पढ़ाई और लिखाई के लिए एक नहीं अनेकों स्कॉलरशिप की योजना बनाई। देश में नहीं, अगर विदेश में जाके भी पढ़ेंगे तो पढ़ाई के लिए, पढ़ाई का विदेशी यूनिवर्सिटी का भी पूरा खर्चा उठाने का फैसला किया। यह भारतीय जनता पार्टी है की सरकार है जिसने जेई मेंस और नीट की परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए बेहतर कोचिंग हमारे बच्चों को मिले, उसके प्रयास किए। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने जनजातीय आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम और छात्रावास एक के बाद एक सैकड़ों की संख्या में खोले ताकि रह के हमारे आदिवासी बेटा बेटी भी पढ़ाई कर सके। और इसलिए बेटा बेटियों का सवाल हो, अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों, समाज के अन्य वर्गों के हों, पिछड़े वर्ग के हों, चाहे सामान्य वर्ग के गरीबों के भी हमारे जो बेटा बेटी है उनको स्कॉलरशिप देने की योजना बनी। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनी, और आज से नहीं, ये पहले टर्म से ही हम काम कर रहे हैं। पहले टर्म में कुछ काम होते हैं, फिर दूसरे में कुछ नए निकलते हैं, तीसरे में और होते हैं। आर यू सेटिस्फाइड लीडर इन टर्म्स ऑफ कि आपने आदिवासियों के लिए जो आपको लगता है होना चाहिए था वो कर पाए हैं, या कुछ गुंजाइश है? बहुत काम किया है, लेकिन लगातार काम की और जरूरत रहती, केवल जनजाति भाई बहनों के लिए नहीं, अब किसानों के लिए हमने बहुत काम किए पहले, लेकिन आज भी फिर कुछ नए काम निकलते हैं जी। गरीबों के लिए बहुत योजनाएं बनाई, जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ योजनाएं और बनती हैं। एक मुख्यमंत्री अपनी जनता के साथ इस तरह का कनेक्ट रखता है, जोरदार तालियां। लेकिन क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगे की बात ना हो तो बात अधूरी है। आजकल आपका अंदाज भी शायराना हो गया है। आपने एक ट्वीट पे लिखा, मैं तो पढ़ के थोड़ा हैरान हो गया, आपने बोला, देख रहा है ना विनोद, ये कांग्रेसी तिरंगे का भी विरोध कर रहे हैं। और क्या कहेंगे आप बताइए? वो कहते हैं कि आप तो आरएसएस के प्रोडक्ट हैं, इसलिए ये सवाल पूछना आपसे जरूरी है। वो कहते हैं कि 52 साल तक इन संघियों ने, आरएसएस वालों ने अपनी बिल्डिंग में झंडा नहीं फहराया, ये हमें देश प्रेमी होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वो कहते हैं हम भी तिरंगा लगा रहे हैं, लेकिन हमारे तिरंगे में पंडित नेहरू भी रहेंगे। इनको इतिहास की जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक और प्रथम सरसंघ चालक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, आजादी की लड़ाई के पहले संघ की स्थापना के पूर्व थे। अधिवेशनों की व्यवस्था से लेके और जंगल सत्याग्रह तक देश की आजादी के लिए उन्होंने किया। संघ के अनेकों स्वयंसेवक आजादी की लड़ाई में भी शामिल थे और पहले दिन से ही राष्ट्रध्वज का हम लोग सम्मान करते हैं। अब कांग्रेस तो रात को सपने में भी उनको संघ दिखाई देता है और नींद में भी उठ के बड़बड़ाने लगते हैं आरएसएस आरएसएस, और तो कुछ उनको दिखता नहीं। तो अब वो उनकी इस मानसिकता को क्या कहा जाए? लेकिन देखिए, कांग्रेस की समस्या ये हो गई है कि बीजेपी ने पूरे देश में उनके लिए ज्यादा स्कोप नहीं छोड़ा है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह राजनीति कर रही है, क्या आपको लगता है उस बीजेपी का भी अंदाज थोड़ा बदला है बीते कुछ वर्षों के अंदर? भारतीय जनता पार्टी का अंदाज नहीं बदला, जनाधार बढ़ा है। और क्या, कांग्रेस का सुख उड़ रहा है। कांग्रेस सचमुच में अपने कर्मों के कारण रसातल में जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जुड़ रही है। आप जब कर्मों की बात करते हैं तो कौन से कर्म ऐसे हैं कांग्रेस के? अरे अभी 15 महीने सरकार में आने का मौका मिला। वो कहते हैं हमने तो बड़े कर्ज माफ कर दिए थे। पूरे मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा अगर बनाया था तो कांग्रेस ने। वल्लभ भवन में दलाल बैठने लगे थे, ये मैं नहीं, पूरा मध्य प्रदेश जानता है। ऐसा भ्रष्टाचार जो कभी ना देखा गया था ना सुना गया था। मैं आपको 2014 के पहले ले चलता हूं। दुनिया के किसी भी देश में उस समय हम जाते थे तो केवल देश में, तब यूपीए की सरकार थी,
देश में भ्रष्टाचार है, इसकी अनगूंज चारों तरफ होती थी। दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, भारत का मान और सम्मान भ्रष्टाचार के कारण बचा नहीं था हमारे देश का। यह हालत कांग्रेस ने कर दी थी देश की, और इसलिए तो फिर एक नहीं अनेकों आंदोलन चले, और उसके बाद 2014 में ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस उसमें उड़ गई। तो यही तो कर्म थे। क्योंकि आप कांग्रेस के कुकर्मों की बात कर रहे थे, लेकिन वल्लभ भवन की आपने बात करी। मैं बात करना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कर्ज माफी को लेकर। आज न्यूज 18 के इस महामंच से कर्ज माफी पर क्या रिपोर्ट कार्ड है? क्योंकि कांग्रेस कहती है कि उन्होंने खूब कर्ज माफ कर दिए थे। अगर उन्होंने कर्ज माफ कर दिए होते तो जनता हमको उपचुनाव में जिताती क्यों? यही बता दे भाई। कर्जा माफी की हो तो मैंने तो बताया 64,000 से 57,000 से 53,000 से 40,000 वोट से हम जीत के कहां से आते? झूठा वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ, और कुछ किया तो अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, सबका किया ही नहीं, और इसलिए जनता बुरी तरह नाराज थी। लोगों ने गुस्से में वोट दिया उस समय। बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि पॉलिटिक्स तो अपने सलीके के चली रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आपकी सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, कामों पर बहुत ध्यान दे रही है। हमने देखा है कि उज्जैन में महाकाल के मंदिर के आसपास का जो परिसर हो, उस पर काम तेजी से चल रहा है। क्या आपको लगता है 2023 के चुनाव में कर्ज माफी, विकास, खासतौर पर गांवों का, तीसरी बड़ी चीज हिंदुत्व, और वो भी प्रखर हिंदुत्व हावी रहेगा? देखिए, काम चारों तरफ हो रहे हैं। शानदार सड़कें, हाईवेज बन रहे हैं, अटल एक्सप्रेस वे बन रहा है, नर्मदा एक्सप्रेस वे बन रहा है। कल ही मैंने फ्लाईओवर की घोषणा की है। एक नहीं, अधोसंरचना में मैं बताना चाहूंगा आपको कि कुल जीडीपी का 4% कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं। चारों दिशाओं में जहां आप देखेंगे अधोसंरचना के काम हो रहे हैं। हम न केवल अधोसंरचना के काम कर रहे हैं, सिंचाई की योजना से लगा के, घर घर पीने के पानी से लगा के, फिर उज्जैन में महाकाल महाराज के प्रांगण में एक अनोखी रचना भगवान शिव की लीला की जा रही है। चाहे शंकराचार्य जी की प्रतिमा लगाने का काम हो, सलकनपुर में देवी जी के मंदिर में और भी विकास के काम करना हो, हम संस्कृति के आधार पर भी काम कर रहे हैं, हम विकास के लिए भी काम कर रहे हैं, हम किसान, गरीब, नौजवान, माताओं बहनों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो काम तो चारों तरफ हो रहे हैं, और उसी काम के आधार पर अब देखिए, एक नहीं अनेकों योजनाएं हमारी किसानों को जो हम दे रहे हैं। कृषि मंत्री अभी बैठे थे, बता रहे होंगे वो, पिछले साल अकेले मध्य प्रदेश में हमने 7,618 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को दिए। कभी दिए किसी कांग्रेस की सरकार ने? 3,000 करोड़ रुपया हमने आरबीसी 6-4 के अंतर्गत दिए थे, क्योंकि फसलों का नुकसान हुआ था। जब कोई संकट में आता है, सरकार साथ खड़ी होती है। अभी मध्य प्रदेश में जितने गरीब हैं, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, और रहने की जगह इसलिए नहीं है कि एक बाप के 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं आ गई, एक छोटे से घर में रह रहे हैं, तो हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बना दी, और ऐसे हर परिवार को हम जमीन देंगे। बिना रहने की जमीन का टुकड़ा हर एक गरीब के पास होगा। कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास रहने की अपनी जमीन ना हो। एक के बाद एक नई नई योजनाएं हम लगातार बनाते चले जा रहे हैं। तो इन काम के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे, और काम ही मुद्दा होगा। आपके 2023 की चुनावी तैयारी के अंदर क्या ट्राइबल हिंदुत्व, गरीब कल्याण भी मुद्दे रहेंगे? क्योंकि वो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। गरीब कल्याण काम है, लेकिन हिंदुत्व हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व है क्या, हिंदुत्व की व्यापक परिभाषा क्या है, यह समझना जरूरी है। मैंने पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, हिंदुत्व है। अयम निजम पराबेत्ती गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये हिंदुत्व है। धर्म की जय हो, हिंदुत्व है। अधर्म का नाश हो, हिंदुत्व है। प्राणियों में सद्भावना हो, हिंदुत्व है। विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। सर्वे भवन्तु सुखना, हिंदुत्व है। सर्वे सन्तु निरामया, हिंदुत्व है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हिंदुत्व है। मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्, हिंदुत्व है। और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसका मुख्यमंत्री रोज पर्यावरण की रक्षा के लिए एक पेड़ लगाता भी है और लोगों से लगवाता भी है। हम केवल मनुष्यों की चिंता नहीं कर रहे, जीव जंतु
और पशु पक्षियों के लिए भी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये धरती सुरक्षित बची रहे, इसके अभियान में भी हम लगे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम स्वच्छता अभियान भी चला रहे हैं। हम ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के खतरे से निपटने के लिए भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभियान चला रहे हैं। हम क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए ओंकारेश्वर बांध में हम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। हम एक नहीं कितने आपने तो हिंदुत्व की परिभाषा ही अपने अंदाज में गढ़ दी। लेकिन कांग्रेस को, खासतौर पर राहुल गांधी को हिंदुत्व से बहुत दिक्कत है। वो कहते हैं संघ और बीजेपी का हिंदुत्व मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है। उनको हिंदुत्व से लेनी देना क्या है? वो कहते हैं मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं जी। देखिए, एक जमाना जब कांग्रेस का था तो हिंदू अगर कह दिया तो कहते थे सांप्रदायिक हैं। हिंदू कहना पाप था, हिंदू कहना अपराध था, सेकुलर। लेकिन जब ये देखा कि सारा देश भगवान राम की भक्ति में लीन है तो पता चला राहुल बाबा भी मंदिरों में जाने लगे, त्रिपुंड लगाने लगे, जनेऊ पहनने लगे, दिग्विजय सिंह राम धुन गाने लगे और कमलनाथ हनुमान चालीसा का पाठ। कमलनाथ तो कहते हैं मैं हनुमान भक्त हूं। लेकिन एक सवाल जो कि मेरे दिल में है, और क्योंकि आपने दिग्विजय जी का नाम ले लिया तो वो सवाल तो पूछना लाजमी है। दिग्विजय सिंह का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ और पुलिस के साथ वो धक्का मुक्की कर रहे थे या पुलिस उनके साथ धक्का मुक्की कर रही थी, उसको लेके बड़ा कंफ्यूजन है। आपने बोला मैं तो हैरान हो गया जब मैंने देखा पूर्व मुख्यमंत्री को इस रूप में। नहीं, हैरानी की बात ही है। 73-74 साल की उम्र में आप मतदाता जा रहा है अंदर, आप गाड़ी को रोको, पकड़ के खींचने की कोशिश करो और पुलिस अगर सामने आए तो पुलिस की कॉलर पकड़ो, धक्के मारो। जो कलेक्ट्रेट का गेट था उस पर धक्के मार रहे हैं, बाहर चिल्ला रहे हैं। अब ये इसको कौन क्या कहेगा? मैं ये नहीं कहूंगा कि 60 साल से ज्यादा की उम्र वाले को क्या कहते हैं, लेकिन ये किस बात का प्रतीक है कोई बताए? क्या ये शोभा देता है? बिल्कुल आखिरी दौर में ये चर्चा है। तो न्यूज 18 के इस मंच पर हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे और आपकी राय उस पर लेना चाहेंगे कि आप उन पर क्या कहते हैं। पहली तस्वीर तो आपकी फेवरेट है, ये मैं कह सकता हूं। पहली जो तस्वीर आएगी वो आपकी फेवरेट है। मुझे भी नहीं पता है वो पहली तस्वीर क्या आने वाली है, लेकिन वो आपकी फेवरेट है, मेरी टीम ये बता रही है। वो तस्वीर हम दिखाते हैं टाइगर। क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? देखिए, मैं तो एक गाना मुझे बहुत प्यारा है जी, बस यही अपराध में हर बार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। अगली तस्वीर। अब इस तस्वीर पे क्या कहेंगे शिवराज जी? ये तो बदमाशों पे चलेगा, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन ये आपके लिए बुलडोजर मामा वाली जो इमेज है, ये कह रही है कि बीजेपी को भी बड़ा फायदा दे रही है। उत्तर प्रदेश में दिया, मध्य प्रदेश में दे दी। मैंने पहले ही कहा कि हम बहुत दिनों से चला रहे थे। वो लाइट में तब आया जब उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आ गए। आप उसके पहले उठा के देख ली कितनी बार बुलडोजर चले, तब बुलडोजर की चर्चा नहीं होती थी। चुनाव के परिणाम के बाद बुलडोजर की चर्चा होने लगी। जी, यानी बुलडोजर हिट हो गया है। अगली तस्वीर एक नेता की है और वो जो नेता है, 2 नेता हैं, प्रियंका जी और राहुल जी, काले कपड़ों में है। क्या कहना चाहते हैं आप? अब वो बस मैं तो यही कहूंगा बिना सहारे काय को परेशान होते हैं, जनता का सहारा बचा नहीं है और इसलिए काले कपड़े पहन के इस ढंग से सड़कों पे उतरना कांग्रेस की नजर नहीं उतारेगा, कांग्रेस को और पट्टी से उतार देगा। शिवराज जी, आप बहुत पुराने नेता हैं और मुझे लगता है कि मैं आपको फॉलो कर रहा हूं करीब 20-21 साल से, और मैंने आपको केंद्र में जब थे तब भी देखा। क्या आपको लगता है कि बीते कुछ वर्षों में, खासतौर पर जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, लोकतंत्र पे बहुत बड़ी चिंता होने लग गई है लोगों को? कुछ लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जब मध्य प्रदेश में सरकार पलटी तो लोकतंत्र खतरे में आ गया, जब महाराष्ट्र में सरकार पलटी तो लोकतंत्र खतरे में आ गया।
क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? आपातकाल किसने लगाया था देश में? मेरी उम्र थी 17 साल, मैं पढ़ता था 10वीं 11वीं में, तब पकड़ के मुझे भोपाल सेंट्रल जेल में ठूस दिया गया था। मेरा अपराध क्या था, कोई बताए उस उम्र में? मुझे पढ़ाई से वंचित किया गया, लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया, संविधान का गला घोंट दिया गया। ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। कौन ने लोकतंत्र खत्म किया था? लोकतंत्र अगर खत्म किया था किसी ने, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा के लोकतंत्र खत्म किया था। उसका जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को। ये हमसे बात करते हैं, एक के बाद एक लगातार चुनाव हो रहे हैं। पर वो बात तो पुरानी हो गई। इंदिरा जी ने तो इमरजेंसी लगाई, जिसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता। लेकिन अब जो लोकतंत्र की परिभाषा लोग डिफाइन कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? ये उनकी परिभाषा है। सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। यहां लोकतंत्र सुरक्षित है। एक नहीं अनेकों चुनाव बिना किसी खून खराबे के संपन्न होते हैं। सत्ताएं बदल जाती है, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। यही तो इस देश की विशेषता है। और इस समय भी अभी आप देखेंगे कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के अलावा विपक्षी पार्टी भी जीती है। क्या पश्चिम बंगाल में दूसरी पार्टी नहीं जीती? अब ये कुछ फालतू की बातें करने से कोई अर्थ नहीं है। लोकतंत्र सर्वथा सुरक्षित है और भारत में आज नहीं, आज भी सुरक्षित है, कल भी सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। आखिरी दो सवाल हैं। प्रदेश के दो नेता कांग्रेस के, चाहे वो कमलनाथ हो चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, वो जो हैं आप उनके निशाने पर रहते हैं और उनका मानना है कि कोई आपको किसी संज्ञा से बुलाता है, किसी नाम से बुलाता है। उनका मानना है कि जब तक शिवराज है तब तक गड़बड़ है मध्य प्रदेश के अंदर, मतलब कांग्रेस के लिए गड़बड़ है। आज उनको इस मंच से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को? देखिए, गड़बड़ होगी तो कांग्रेस के लिए गड़बड़ होगी। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रिय प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रही है। एक नहीं, अनेकों सफलताओं के कारण आज देश बुलंदियों पर है और पूरे देश में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान अगर बढ़ा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। हम आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, वो राहुल सोनिया निर्भर भारत बनाना चाहते हैं। हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं, वो कमलनाथ दिग्गी निर्भर मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं। यही तो हम में और उनमें फर्क है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक परिवार पर निर्भर देश कभी जनता नहीं बनाएगी, इसलिए इस रास्ते को बदल दें। देखिए, जब मैंने बताया ट्विटर पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे कि मैं आपका साक्षात्कार करने जा रहा हूं, तो सबने बोला आजादी के इस अमृत काल के अंदर शिवराज जी अगर कोई देशभक्ति से जुड़ा हुआ कुछ सुना दें तो इस मंच से तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। अभी तो गले की गला साथ नहीं दे रहा। मैं तो इतने ही कहूंगा कि स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और ये 75वां स्वतंत्रता दिवस एक अद्भुत अवसर है। इस अवसर पर हम दोनों एक तो उनको याद करें जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटी थी। हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे। ये अपने गर्म गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि को रंगा था। इसलिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और सुमन जी ने 2 पंक्तियां कही थी शहीदों के लिए, वो पंक्तियां मुझे सदैव याद आती है। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। हम उनके कर्जे को चुकाने का विनम्र प्रयास करें अपने देश के लिए काम करके। और दूसरा, हम सब मिलके पूरी गंभीरता और शिद्दत से अपने देश के लिए कोई ना कोई एक काम जरूर करें। हमारा घर है, परिवार है, रोजी रोटी है, लेकिन उसके अलावा कम से कम एक काम अपने कर्तव्य, नागरिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए करें। कोई बेटी बचाए, कोई नशा मुक्त समाज बनाए, कोई पेड़ बचाए, कोई पानी बचाए, कोई बिजली बचाए। एक न एक रचनात्मक काम अपने हाथों से हम जरूर करें तो मैं समझता हूं हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा और आजादी भी सचमुच में और सार्थक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज जी, न्यूज 18 के मंच पर आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच शिवराज जी। अमृत काल में, अमृत बेला में
आपके इस समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ओवर टू यू आस्था। आपसे अनुरोध है सर, कृपया मंच पर बने रहिए क्योंकि न्यूज 18 सम्मानित करने जा रहा है और उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी करण अभिषेक सिंह जी का, सीईओ हिंदी क्लस्टर टीवी 18, सुधीर दीक्षित जी न्यूज एडिटर न्यूज 18 एमपी और अमीश देवगन जी।